चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 11 के 10 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में देखेंगे। इसके पहले इसके प्रश्न देखें। तो स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है? जीव द्रव्य विभाजन और केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है? उसके बाद अंतरावस्था में होने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद है कोशिका चक्र का जीव यानी प्रशांत प्रवस्था क्या है? उसके बाद सूची विभाजन को समविभाजन क्यों कहते हैं? उसके बाद है कोशिका चक्र की उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें निम्न घटनाएं संपन्न होती है, जिसमें गुणसूत्र तुर्क मध्य रेखा की तरफ गति करते हैं। गुणसूत्र बिंदु का टूटना और अर्ध गुणसूत्र का पृथक होना, समजात गुणसूत्रों को आपस में युग्मक होना और समजात गुणसूत्रों को बीच विनय का होना। उसके बाद प्रश्न है कि निम्न के बारे में वर्णन करना है। सूत्र युग्मक का और युगले का, उसके बाद काइजमेटा का। उसके बाद प्रश्न है पादप और प्राणी कोशिका के कार्य कोशिका विभाजन में क्या अंतर है? उसके बाद है कि अर्धसूची विभाजन के बाद बनने वाली 4 संतति कोशिकाएं कहाँ आकार में या समान और कहाँ भिन्न आकार में होती है? उसके बाद 10वां प्रश्न है कि सूची विभाजन की पश्चावस्था अर्धसूची विभाजन की पश्चावस्था 1 में क्या अंतर है? उसके बाद है कि सूची और अर्धसूची सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में प्रमुख अंतरों को सूचीबद्ध कीजिए। उसके बाद है अर्धसूची विभाजन का क्या महत्व है? उसके बाद है कि अपने शिक्षकों के साथ इन पर विचार हम कर सकते हैं। अणुगणित टीकों का निम्न श्रेणी में पादप में कोशिका विभाजन कहाँ संपन्न होती है? उसके बाद उच्च श्रेणी पादपों की कुछ अंगुणित कोशिकाओं में कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होती है? उसके बाद है प्रश्न क्या इस प्रवस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति में सूत्री विभाजन हो सकता है? उसके बाद है क्या बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति हो सकती है? उसके बाद है कि कोशिका विभाजन की प्रत्येक प्रवस्था के दौरान होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करें और ध्यान दें कि निम्नलिखित 2 प्राचलों में कैसे परिवर्तन होता है। जैसे एक है प्रत्येक कोशिका की गुणसूत्री संख्या, दूसरा है कि प्रत्येक कोशिका में डीएनए की संख्या। उसके बाद हम अपने टॉपिक पर लौट के आए। जैसे कि हमें मालूम है टॉपिक के नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसमें हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र के बारे में पढ़ेंगे, सूत्री विभाजन अवस्था के बारे में पढ़ेंगे यानी एम प्रवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे सबसे बड़े ही क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। वृद्धि और जनन सभी कोशिकाओं का नहीं, कोशिका का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है और सभी कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजन होकर 2 नई संतति कोशिका के निर्माण करती है। ये नवनिर्मित संतति कोशिका स्वयं वृद्धि और विभाजन करती है। एक पैतृक कोशिका और इसी की संतति वृद्धि और विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती है। और दूसरे शब्दों में इस प्रकार के वृद्धि और विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना के निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं। कोशिका चक्र देखें तो कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है और संतति कोशिकाओं में इतनी पैतृक कोशिकाओं का वाला जीनोम होता है और घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन और अन्य संगठनों का विश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे ही कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि यानी कोशिका द्रव्यीय वृद्धि के संदर्भ में यदि कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट प्रवस्था में होता है, तो कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र यानी डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रों में वितरित हो जाते हैं और ये सारी घटनाएं आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। कोशिका चक्र की प्रवस्था देखें
तो एक प्रारूपी यानी यूकेरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित हो जाए है। और चित्र इसको 10.1 में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये है, यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव, एक कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। उदाहरण के लिए इष्ट की कोशिका चक्र में के पूर्ण होने के लगभग 90 मिनट लगते हैं। कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाएं होती है, अंतरावस्था और दूसरा है एम प्रवस्था यानी सूत्री विभाजन। उसके बाद सूत्री विभाजन यानी एम प्रवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या गुणसूत्र विभाजन होता है। और अंतरावस्था दो क्रमिक एवं प्रवस्थाओं के बीच की प्रवस्था को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका के औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। और एम प्रवस्था का आरंभ केंद्र के विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस में होता है, और जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण यानी सूत्री विभाजन में समतुल्य होता है। और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रवस्था भी कहते हैं। और यह वह प्रवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तथा एक दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि और डीएनए का प्रतिकृतिकरण होने देता है। अंतरावस्था को 3 प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पश्चिम सूत्री अंतराकाल प्रवस्था, दूसरा है संश्लेषण प्रवस्था, तीसरा है पूर्ण सूत्री विभाजन अंतराकाल प्रवस्था है। उसके बाद पश्चिम सूत्री अंतराकाल प्रवस्था यानी जी फेस समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करती है। G1 प्रवस्था में कोशिका उपापचयी रूप में सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है, परंतु इनका डीएनए प्रतिकृति नहीं होती है। एक फेस या संश्लेषण प्रवस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है, और इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से चिन्हित किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। यद्यपि G1 प्रवस्था में कोशिका द्विगुणित है या 2N गुणसूत्र है, तो इस प्रवस्था के बाद भी इसका संख्या वही रहती है जो G1 प्रवस्था में थी, अर्थात 2N होगी। और प्राणी कोशिका में इस प्रवस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही तार केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। और कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रवस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोध प्राणियों में कुछ कोशिका विभाजित नहीं होती है, जैसे हृदय कोशिका, और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा-कदा विभाजित होती हैं। ऐसा तब होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती G1 प्रवस्था में निकल कर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं, और जिससे कोशिका चक्र की शांत अवस्था यानी GO कहते हैं। इस अवस्था को वो कोशिका उपापचयी रूप में सक्रिय होती है, लेकिन यह विभाजित नहीं होती। इनका विभाजन जीवन की आवश्यकता अनुसार होती है। प्राणियों में सूत्र विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देते हैं। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है, जहां यानी हेप्लाइट अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियां। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। पादपों में पीढ़ी एकांतर के उदाहरण को याद कीजिए, जो हमने अध्याय 3 में पढ़ा था। याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करो, जिसमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई देता है।
एक तथ्य है, पादप और प्राणी अपने जीवन काल कैसे वृद्धि करते हैं। क्या पौधे में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती है? क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ कोशिका सभी पौधे एवं प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती रहती है? क्या आप उच्च कोटि के पादप में उस ऊतक का नाम और स्थान बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? शीर्षस्थ कोशिका में पाए जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है, इसलिए उसे विभोज्योतिक ऊतक कहते हैं। क्या प्राणियों में भी ऐसे ही विभोज्योतिक ऊतक मिलते हैं? आप प्याज की जड़ के शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिका में सूत्री विभाजन का अध्ययन कर चुके होंगे। इसकी प्रत्येक कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन अवस्था एस एवं एम प्रवस्था के बाद कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? यदि कोशिका में एम प्रवस्था के बाद DNA की मात्रा 2C है तो G1S तथा G2 प्रवस्था के बाद इसकी कितनी मात्रा होगी? देखते हैं सूत्री विभाजन अवस्था यानी एम प्रवस्था के बारे में देखें। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। जनक और संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे समविभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कैरियोकाइनेसिस। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ये है पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चिमावस्था और उसके बाद अंत्यावस्था। देखते हैं पूर्वावस्था के बारे में देखते हैं। अंतरावस्था की एश और G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था यानी पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है और एश और G2 अवस्था में DNA के नए सूत्र बने तो जाते हैं लेकिन आपस में गूथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्र पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था का पहचान है। गुणसूत्री संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्री द्रव्य स्पष्ट होने लगती है। चित्र इसको 10.2 के या में दिखाया गया है। ये है उसके बाद देखें तारकिकाय का तारक केंद्रक जिसका अंतरावस्था ही एस प्रवस्था के दौरान ही द्विगुण हुआ है, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विशेषताएं पहला देखें, गुणसूत्री द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्री बन जाते हैं और गुणसूत्री 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। उसके बाद देखें अंतरावस्था के समय जिस तारकिकाय का द्विगुण हुआ है वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारकिकाय सूक्ष्म नलिकाओं को विकृत करता है जिसे तारक यानी एस्टर कहते हैं। ये तंतु और तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इससे गोल्जिकाय, अंतर्द्रवी जलिका और केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते हैं। उसके मध्यावस्था के बारे में देखें तो केंद्रक आवरण के पूर्व रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है जिसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट से दिखाई देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्री की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। मध्यावस्था गुणसूत्र को संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्री बिंदु से जुड़े होते हैं और गुणसूत्री बिंदु के सतह पर एक छोटी बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। अब सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्क तंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं हैं और जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र के जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकार स्थित रहते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र का एक
अर्धगुणसूत्र एक ध्रुव से तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है, और वहीं इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। और मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। और इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं इसके हैं, तर्क तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। उसके बाद गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका का पंक्ति बंद होकर ध्रुवों से तर्क को तंतु में जुड़ जाते हैं। उसके बाद हम देखें पश्चावस्था के बारे में देखते हैं। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्र का गुणसूत्र बनेंगे और वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगते हैं तब प्रत्येक का गुणसूत्रीय बिंदु ध्रुवों की ओर होता है, जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे जाती है। और पश्चावस्था की निम्न इसकी विशेषताएं है, गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। उसके बाद अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। उसके बाद अंत्यावस्था के देखें तो सूत्रीय विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं और उसके बाद असंघनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देते और वह अर्ध गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। और इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नवत हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। उसके बाद गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्र की झिल्ली का निर्माण हो जाता है। उसके बाद केंद्र का गलचिकाएं और अंतर्द्रवी जलिका का पुनर्निर्माण हो जाते हैं। उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन के बारे में हम देखें। कोशिका द्रव्य विभाजन के बारे में देखें तो सूत्रीय विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथकन होता है, जो केंद्रक विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य कहते हैं। और प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य काल में एक खांच बनाने से संपन्न होता है। खांचों के लगातार गहरा होने और अंत में केंद्र में आपस से मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बंट जाता है। यद्यपि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है, अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति द्वारा भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्ण स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है और नई कोशिका भित्ति निर्माण का एक साधारण पूर्वगामी रचना में प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिकाओं को दर्शाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाते हैं। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्रीय कोशिका को संकोशिका कहते हैं। उदाहरण के लिए नारियल का तरल भ्रूणपोष है। उसके बाद सूत्रीय कोशिका विभाजन का महत्व के बारे में देखें। सूत्रीय विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादप एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिका भी सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। सूत्रीय विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इससे को समझना काफ़ी आवश्यक है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित और द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाले द्विगुणित संतति कोशिका साधारणतया समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है और बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्रीय विभाजन के कारण होती है।
कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक होता है कि कोशिका विभाजन होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अर्धचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में देखें। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिसमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिका में गुणसूत्री का संख्या आधी हो जाती है और इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्र विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। एक निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्नवत है। विशेषताएं देखें तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक और कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 कहते हैं। और इस विभाजन के डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। उसके बाद विशेषता में दूसरा विशेषताएं देखें। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री प्रथम अवस्था प्रारंभ होती है। उसके बाद देखें तीसरा देखें तो अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युग्नल और पुनर्योजन होता है। उसके बाद अर्धसूत्री द्वितीय के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 में है। अर्धसूत्री ये प्रथम है कि पूर्वावस्था 1 है, मध्यावस्था 1 है, पश्चावस्था 1 है और अंत्यावस्था 1 है। अर्धसूत्री द्वितीय में है, पूर्वावस्था द्वितीय है, मध्यावस्था द्वितीय है, पश्चावस्था द्वितीय है और अंत्यावस्था द्वितीय है। अर्धसूत्री 1 का पूर्वावस्था 1 देखें। अर्धसूत्री विभाजन 1 की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी और जटिल होती है। गुणसूत्री के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रवस्थाओं में अविभाजित किया गया है, जिसे तनुपट, युग्मक पट, स्थूल पट, अधिपट और प्रगति क्रम कहते हैं। यानी लेप्टोटोनी, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस है। ठीक है। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपटत यानी लिप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्री धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्री का संवहन यानी एक कॉम्पैक्शन पूरी तनुपटत अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था प्रथम का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे युग्मक पटत कहते हैं। और इस अवस्था के दौरान गुणसूत्री का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार की संबद्धता को सूत्री युग्मन कहते हैं। युग्म पटत यानी जाइगोटीन जाइगोटीन के बारे में देखें तो इस प्रकार के गुणसूत्रों को युग्मों का समजात गुणसूत्री कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म लेखी यह दर्शाते हैं कि सूत्र युग्मज के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करती है, जिसे सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कहते हैं। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़े सूत्र युग्मी के समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे युगली अथवा चतुष्क कहते हैं। और यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, पूर्वावस्था प्रथम के उपर्युक्त दोनों अवस्थाएं स्थूल पट अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। और इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र
तुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था के पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती है, जहाँ पर समजात गुणसूत्र के और संतति अर्ध गुणसूत्री के बीच विनियम यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, और विनियम दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। विनियम एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। वह जो एंजाइम का प्रक्रिया में भाग लेता है उससे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। दो गुणसूत्र में आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जिन विनियम द्वारा अग्रसर होता है, समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूल पट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनियम स्थूल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई देते हैं। द्विपट यानी डिप्लोन्टीन के प्रारंभ में सिनेप्टोनीलम सम्मिश्रण का विघटन हो जाता है, और युगली के समजात गुणसूत्र विनियम बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, और विनियम बिंदु पर एक्स आकार के संरचना को काइजमेटा कहते हैं, और कुछ शुरुआती प्राणियों के अंडकों में द्विपट महीनों या वर्षों बाद समाप्त हो जाता है। अर्धसूत्री पूर्वावस्था प्रथम की अंतिम अवस्था पर गतिक्रम यानी डायाकाइनेसिस कहलाती है, और जिससे काइजमेटा का अपांती भवन हो जाता है, जिससे काइजमेटा का अंत होने लगता है, और इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं और तर्क तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्र को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। परगति क्रम के अंत का केंद्रीय अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है। परगति क्रम मध्यावस्था की ओर परगमन को निरूपित करते हैं। मध्यावस्था द्वितीय देखें तो मध्यावस्था प्रथम देखें युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका का व्यवस्थित हो जाते हैं और विपरीत ध्रुव के तर्क तंतु के सूक्ष्म नलिका समजात गुणसूत्रों के जड़ों के काइनेटोर कोर के चिपक जाते हैं, उससे जाकर चिपक जाते हैं। उसके पश्चावस्था प्रथम देखें समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, और जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। और उसका अंत्यावस्था प्रथम के बारे में देखें तो इस अवस्था में केंद्रक आवरण और केंद्रीय पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाते हैं और उसके बाद कोशिका की इस अवस्था को कोशिका दिक् कहते हैं। यद्यपि बहुत से मामले में गुणसूत्र का कुछ इतराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतया फैला अवस्था में नहीं मिलती है। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतरावस्था यानी इंटरकाइनेसिस कहते हैं और यह सामान्यतया कम समय के लिए होती है। इससे डीएनए का द्विगुणन नहीं होती है। और इसके बाद पुण्यावस्था द्वितीय आती है, जो पुण्यावस्था प्रथम से काफ़ी सरल है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में देखें, पुण्यावस्था द्वितीय इसमें देखें। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय गुणसूत्री के पूर्ण लंबा होने के पहले और कोशिका द्रव्य के विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय सामान्य सूत्री विभाजन के समान होते हैं। पुण्यावस्था द्वितीय के अंत तक केंद्र का आवरण अदृश्य हो जाते हैं और गुणसूत्र पुनः संहनित हो जाते हैं। मध्यावस्था द्वितीय दिखाई इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाती है और विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतु को सूक्ष्म नलिकाएं इसके संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। उसके पश्चावस्था द्वितीय देखें तो इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इससे इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं से छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। उसके बाद अंत्यावस्था द्वितीय देखें, वो अवस्था अर्धसूची विभाजन के अंतिम अवस्था है, जिसमें गुणसूत्र के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत चार अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों के प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्र की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होती जाती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की संख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती है, और इस विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश देखिए, कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पुनर्वर्ती कोशिका से होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले किसी भी जीवधारी का जीवन चक्र एक कोशिका युग्मनज यानी जाइगोट से प्रारंभ होता है। कोशिका विभाजन जीवधारी के वयस्क बनने के बाद भी ये रुकता नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन भर चलता रहता है। उन अवस्थाओं को जिनके अंतर्गत कोशिका एक विभाजन से दूसरे विभाजन की ओर गुजरती है उसे कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र में दो प्रवस्थाएं होती हैं। पहला है अंतरावस्था, कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था, तथा दूसरा है सूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन का वास्तविक समय है ये। और अंतरावस्था को पुनः G1, S और G2 प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है। G1 प्रवस्थाओं में कोशिका सामान्य उपापचय क्रिया संपन्न करते हुए वृद्धि करती है। इस अवस्था में कोशिकांश अधिकांश अंगकों का द्विगुणित होता है। इस प्रवस्था में DNA प्रतिकृति और गुणसूत्र द्विगुण होता है। G2 प्रवस्था में कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। और सूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जिसे पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था कहते हैं। पूर्वावस्था में गुणसूत्र संघनित होने लगते हैं, साथ ही तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। केंद्रक आवरण और केंद्रिक विलोपित हो जाते हैं और तर्क तंतु दिखाई प्रारंभ हो जाते हैं। मध्यावस्था में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। पश्चावस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाते हैं और अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ करता है। अर्ध गुणसूत्रों के ध्रुवों पर पहुंचने के बाद गुणसूत्रों का लंबा होना प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद केंद्रिक तथा केंद्रक आवरण पुनः स्पष्ट होने लगता है। यह अवस्था अंत्यावस्था कहलाती है। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। अतः सूत्री विभाजन को समय विभाजन भी कहते हैं, जिसके द्वारा संतति कोशिका में पितृ कोशिकाओं के समान गुणसूत्रों की संख्या बरकरार रहती है। सूत्र विभाजन के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन उन द्विगुणित कोशिकाओं में होती है जो युग्मक निर्माण के लिए निर्धारित होती है। इस विभाजन के अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं और इस विभाजन के बाद बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। लैंगिक जनन में युग्मकों के संलग्न से पैतृक कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकाओं की संख्या की वापसी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्री जोड़े युगली बनाई गई है तथा इनमें भी नियम होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था लंबी होती है और 5 उप अवस्थाएं में विभाजित की गई है। ये अवस्थाएं हैं तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट और पारगतिक्रम। उसके बाद मध्यावस्था वर्ण के समय युगली मध्यावस्था पट्टिका का व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके पश्चात पश्चावस्था प्रथम में समजात गुणसूत्र अपने दोनों अर्ध गुणसूत्रों के साथ विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव जनक कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। अंत्यावस्था 1 के समय केंद्र आवरण और केंद्र का पुनः दिखाई देने लगता है। अर्ध गुणसूत्र विभाजन द्वितीय सूत्री विभाजन के समान होती है। पश्चावस्था द्वितीय के समय संतति अर्ध गुणसूत्री आपस में अलग हो जाती है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं।